Hello everyone, how are you? Welcome back to your YouTube channel SHB. This is आदित्य सिंह एंड इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th की साइंस का चैप्टर 4 और ये उसका सेकेंड पार्ट होगा। तो इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, किस तरह से और रदरफोर्ड ने, जे थॉमसन ने और बोर्स ने अपने अपने जो परमाणु मॉडल एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया उसको हम लोगों ने समझा था। अब उसी सिलसिले में आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज हम लोग कवर करेंगे 4.2.4 यानी न्यूट्रॉन। तो देखिए न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। अभी तक क्या खोज किया गया था, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की किसी भी एटम के अंदर पाए जाते हैं। जो आपका न्यूक्लियस होता है उसके अंदर कौन होता है, वो प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, बाहर। हम लोगों ने यह भी देखा था कि जो तरबूज का मॉडल हम लोगों ने समझा था कि वाटरमेलन में अगर तरह से परमाणु मॉडल को बताता है तो जो पूरा रेड वाला एरिया जिसको हम लोग खाते हैं वो पूरा जो है पॉजिटिव वाला स्फीयर होता है और जो इसमें डॉट डॉट बीज है हमारे सीड हैं उसको इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा हम लोगों ने समझा था। अब देखेंगे हम लोग न्यूट्रॉन की खोज कब हुई भाई, तो 1932 में जे चैडविक, ठीक है, जे चैडविक ने एक और जो है सब एटॉमिक या सब एटम कह लीजिए अपरमाणु कण भी बोल सकते हैं आप, इसको खोज निकाला, जो कि जो है इस पे कोई चार्ज नहीं होता और अगर वेट की बात करें तो ये लगभग प्रोटॉन के बराबर पाया गया। तो इसका नाम क्या रखा गया, न्यूट्रॉन रखा गया। हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने भी एटम्स हैं सबके न्यूक्लियस में ये न्यूट्रॉन पाया जाता है, हाइड्रोजन में नहीं पाया जाता। ये याद रखेंगे हम लोग। कोई पूछेगा किस में नहीं पाया जाता है तो हाइड्रोजन में नहीं पाया जाता। अब देखेंगे सामान्यतः, देखिए जो न्यूट्रॉन है उसको एन से डिनोट कर किया जाता है। जो एटम का वेट होता है वो क्या होता है भाई, उसके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं और जो न्यूट्रॉन होते हैं उसको ऐड कर देंगे तो जो आएगा आपका वैल्यू वही किसी भी एटम का वेट होता है। क्लियर है, यानी किसी भी एटम का आपको वेट निकालना होगा तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि एटम के जो है 3 अपरमाणुविक कणों के नाम लिखिए, तो यानी सब एटॉमिक, तो उनको आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और क्या, प्रोटॉन। ठीक है। सेकेंड है हीलियम का परमाणु, ये आप लोग कर सकते हैं, बाद में एक्सरसाइज में भी ये सब कराए जाएंगे। देखिए 4.3 में हम लोग पढ़ेंगे कि जो अलग अलग सेल होते हैं ना, सेल कक्षा, इलेक्ट्रॉन उसमें जो है कैसे रहते हैं, मतलब पहले सेल में कितने रहते हैं और कितने रह सकते हैं और दूसरे सेल में कितने रहते हैं, उसमें कितने ज़्यादा रह सकते हैं या नहीं रह सकते, ये सारी चीज़ें। तो देखिए एटम की जो अलग अलग सेल है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन के लिए जो है बोर ने और बरी ने कुछ नियम दिए हैं जिसे बोर बरी स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं कि ये कौन सी स्कीम है। तो पहला देखिए ये नियम होता है ना कि इनके इस नियम के अनुसार किसी भी सेल में जितने भी उपस्थित मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे, आपको पता करना हो कि इस सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो एक फार्मूला डिराइव किया गया है 2n⁻², इससे डिनोट कराया जाता है, जहाँ पर n क्या है, ये जो है सेल की नंबर है, यानी पहले लेवल में है तो n=1, दूसरे कोष में है तो n=2। ठीक है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है मैक्सिमम, अगर हम उसको निकालने की बात कहें तो k सेल पहला होता है तो n की जगह 1 रखेंगे तो 2 × 1² यानी 2, यानी k में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 2। सेकेंड एल को सेल की बात करें तो 2⁻² हो जाएगा तो ये 4×2=8 हो जाएगा, यानी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 8 रहेंगे। थर्ड सेल की बात करें जो m होता है तो उसमें 3⁻² हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 18, यानी तीसरे में कितने हो जाएंगे, 18 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और फोर्थ वाले की बात करें इसी तरीके से, उसमें 32। तो यहाँ पर देखिए एक फिगर दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से 18 इलेक्ट्रॉनों की जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो किस तरह से उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। भी एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, अगर हम लोग मैक्सिमम बात करें तो देखिए 10⁻² के फार्मूले से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन का देखिए दिखाया गया, हाइड्रोजन में एक ही होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर देखिए बाहर के सेल में से कितने इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। और यहाँ पर हीलियम के देखिए 2 होते हैं तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। अगर 3 होते तो फिर ये सेकेंड सेल और बनाया जाता, उसमें फिर 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता। यहाँ पर देखिए लिथियम में आप देख सकते हैं ये पूरा स्ट्रक्चर किस तरह से इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो भी आप देखेंगे तो इसमें यही पाएंगे कि भाई इसमें मैक्सिमम किसी के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2n⁻² के फार्मूले के आधार पे ही रहेंगे।
तीसरी बात देखिए क्या नियम था जो आया था, दो नियम हम लोगों ने क्या क्या देखा। पहला नियम ये देखा हम लोगों ने कि किसी में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने रहेंगे, 2n⁻²। अब सेकंड देखिए क्या है कि सबसे जो बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम संख्या होगी ना वो 8 हो सकती है सबसे बाहरी कोष में, ठीक है, किसी भी एटम के। थर्ड देखिए किसी परमाणु के जो भी एटम के दिए गए सेल हैं इनमें इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेंगे जब तक कि उससे पहले वाली जो उसका सेल है वो पूरी तरीके से भर नहीं जाता। मान लीजिए कि अगर पहले वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है, पहले में मान लीजिए 2 रहना चाहिए तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब दूसरे वाले सेल में तभी कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा, या फिर ये कहिए कि दूसरे इलेक्ट्रॉन में मान लीजिए कि 3 है तो 3 होने के बाद अगर एक और इलेक्ट्रॉन है तो वो बाहर नहीं जाएगा, वो पहले इस वाले सेल को पूरा करेगा, यानी यहाँ पर 4 होगा, उसके बाद ही जो बचेगा वो आगे जाएगा। यानी एक एक करके ये क्रम अनुसार जो है भरती हैं। तो पहले 18 जो एलिमेंट हैं आपके उनके जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है इसकी व्यवस्था को हम लोग फिगर 4.4 में देख रखे हैं। अब देखिए एक्टिविटी दिया गया है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक वैलेंसी, संयोजकता। किसी भी एटम का जो हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि जो एटम है इनके अलग अलग सेल में इलेक्ट्रॉन किस तरह से पाए जाते हैं, ठीक है, ये तो पता है सबको। तो किसी एटम की जो बाहरी सेल है, जो बाहर का कक्षा है, उसमें उपस्थित जितने इलेक्ट्रॉन है ना उसी को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, या फिर सीधे उस एलिमेंट की संयोजकता हम लोग कहते हैं। उस एलिमेंट की उस एटम की वैलेंसी कही जाती है। समझिए ऐसे कि जो बोर बरी स्कीम है उससे हम लोग जानते हैं कि भाई किसी परमाणु का जो बाहर वाला कक्ष होता है, सेल होता है, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और यह भी देखा गया था कि जिन एलिमेंट के एटम के बाहर के कक्ष पूरी तरीके से भरे होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, केवल वो ऐसे होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, मतलब एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में अगर हम लोग ऐसे समझें कि ऐसे जो एलिमेंट है जिनकी संयोजकता शक्ति या तो शून्य हो या फिर बिल्कुल भरी हो, तो ऐसे जो अक्रिय तत्व है ना, अक्रिय एलिमेंट है, इनमें से हीलियम परमाणु के बाह्यतम, जैसे एग्जांपल लें हीलियम परमाणु का, तो इसका देखिए बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, एक ही सेल में, और इसका पूरा भरा हुआ है, तो ये क्या हो गया, अक्रिय, मतलब ये क्रियाशील नहीं है। और इसी तरीके से जिसके बाहरी सेल में 8 होते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, अक्रिय हो जाएगा, ठीक है। तो जितने सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की जो वैलेंसी पावर है, अगर या फिर अपने सामान या फिर अन्य किसी और तत्व के परमाणु से मिलकर उनकी प्रवृत्ति बनती है। जैसे हाइड्रोजन और वाटर की बात करें, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन में पहले सेल को भरने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ना, और ऑक्सीजन, इसीलिए वो ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और ऑक्सीजन से उसमें मिलके वो बन जाता है। इसी तरीके से बाह्यतम कक्ष को पूरा भरने का प्रयास माना जाता है कि भाई जो सेल है उसका जो बाहरी सेल होगा उसको पूरी तरीके से भर जाएगा, तभी फिर हम आगे उसमें इलेक्ट्रॉनों को डिवीजन कर सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन वाले जो सबसे बाहरी कक्ष है उसको अष्टक माना जाता है। परमाणु अपने लास्ट वाले सेल को अष्टक को प्राप्त करने के लिए ही रिएक्शन करते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि दो चीज़ें आपस में क्रिया कैसे करती हैं, रिएक्शन कैसे करती हैं। तो वो अपने जो अष्टक है उनका ना, अपने उनका जो सेल है बाहर वाला, उसको कंप्लीट करने के लिए वो रिएक्शन करते हैं। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखते हैं केमिकल रिएक्शन में, ये सब होते रहते हैं। तो यह जो आपस में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है, साझेदारी करना है, उनको ग्रहण करना है या उनको त्याग करना है, तो त्याग करना भी हम लोगों ने नहीं समझा कि वो कब निकाल देते हैं अपने में से, अभी हम लोग इसको आगे समझेंगे। अभी समझिए कि ये जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करना और ग्रहण करना या फिर उनको त्याग करना है, ये सब जो है परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन के अष्टक बनाने के लिए होती है। तो जितनी इलेक्ट्रॉन जो है अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की हम लोग साझेदारी या फिर स्थान बदलते हैं, वो लोग दूसरे में साथ जुड़ते हैं, वही उस एलिमेंट की वैलेंसी पावर अर्थात वैलेंसी कहलाती है। इसकी चर्चा हम लोग जो है पिछले चैप्टर में, तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग समझे हाइड्रोजन, लिथियम या सोडियम के प्रत्येक एटम के बाहरी जो सेल है इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका वैलेंसी, ये क्या करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। अभी हम लोग ये जानेंगे कि कब छोड़ते हैं और क्यों छोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये समझिए कि ये सब जो है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इनके बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं। इसलिए इनकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। क्यों? क्योंकि इनके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, तो इसलिए इनकी वैलेंसी 1 मानी जाएगी। तो क्या आप बता सकते हैं कि मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की वैलेंसी क्या है? तो देखिए मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के बाहरी सेल में 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसके सेल में। तो मैग्नीशियम के बाहरी कक्ष में अगर 2 हैं तो इसका वैलेंसी पावर क्या हो जाएगा, 2, और एल्युमिनियम के 3 हैं तो ये 3 हो जाएगा।
इसका वैलेंसी 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए यदि किसी परमाणु के बाहर के कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी भरी है तो वैलेंसी एक और प्रकार से हम लोग ज्ञात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, फ्लोरीन के परमाणु जो है, जो फ्लोरीन है उसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसकी बाहरी कक्षा में इसकी संयोजकता 7 हो सकती है। ठीक है, हम लोग अभी जो रूल समझे कि जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही वैलेंसी होगा, क्लियर है। लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए पूरे हर जगह ये लागू नहीं होता। जैसे फ्लोरीन का एग्जांपल में अगर हम लोग लें तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके बाहरी सेल में, तो इसकी संयोजकता हम लोग 7 कह सकते हैं। लेकिन बाहरी कक्ष में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन को 7 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना अधिक आसान है। समझ में आ रहा है? किसी के पास 7 रुपये है तो वो 7 रुपये 8 रुपये बनाने के लिए है, उसको चाहिए भाई, तो वो 1 रुपये किसी से ले लेगा, ये आसान है उसके लिए। 7 रुपये वो किसी को दे नहीं देगा, है ना। उसी तरीके से अगर 1 रुपये 2 रुपये है किसी के पास, वो कहेगा चलो यार तुम ही ले लो, तुम्हारा 999 है तो 1 ले लो, 1000 तुम अपना कंप्लीट कर लो। ठीक है, ऐसा होता है कुछ एलिमेंट के साथ। अभी हम लोग उसको डिटेल में समझेंगे। तो जितना कितना वो त्याग कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन को कितना चाहिए, सॉरी फ्लोरीन को है ना 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए उसकी वैलेंसी 7 हम लोग कह सकते हैं, लेकिन उसकी वैलेंसी 1 मानी जाएगी क्योंकि उसको ज़रूरत कितने की है? 1 की, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये आपको ज़्यादा अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, इसको हम लोग समझते हैं बहुत अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे एक तरफ एलिमेंट के नाम दिए हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, और दूसरी तरफ आप ये देखिए इलेक्ट्रॉनों का जो डिवीज़न है KLMN सेल में, ये किस तरह से है। और परमाणु संख्या इनका दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हुआ है। तो हम लोग बैलेंसी अभी पढ़ रहे हैं तो बैलेंसी को केवल समझते हैं। तो हाइड्रोजन के देखिए लास्ट में आप KLMN कॉलम मिलाइए, इसके K वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 1 हो गई। हीलियम की 2 है तो इसका तो पूरा भरा हुआ है तो इसकी वैलेंसी 0 हो गई। ठीक है, लिथियम का देखिए 2 है और इसके L वाले सेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो इसका बैलेंसी क्या हो जाएगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो बाहरी सेल में कितने हैं? 1, तो इसको 1 ही मानेंगे। बेरिलियम ध्यान से देखते चलिए, आगे भी डाउट क्लियर होगा। बेरिलियम के कितने हैं? 2, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2। जितने बाहरी इलेक्ट्रॉन है बाहर के सेल में वही उसकी वैलेंसी होगी, तो 2 3 3 4। अब यहाँ पर देखिए 5 वाले को देखते हैं। 4 तक जो है, ये याद रखिए ट्रिक कि 4 तक जितने बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उनकी वैलेंसी वही होगी। ठीक है, 0 से 4 तक। ठीक है, अब 5 आने पे क्या हो गया? देखिए 5 आ गया ना, आधे से ज़्यादा हो गया ना, तो आधे से ज़्यादा हो गया तो वो निकालने में, उतना उसको इलेक्ट्रॉन देने में थोड़ा अजीब लगेगा। ठीक है, नाइट्रोजन के L वाले सेल में 5 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन अभी चाहिए? केवल 3 ही चाहिए। तो भाई 3 ये आसानी से ले लेगा, है ना। तो ये 3, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 8 - 5। बाहरी सेल में कितने रहने चाहिए? 8 L सेल में, बाहरी वाले में। तो इसको है कितने? 5, तो चाहिए कितना? 3, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3। जितना चाहिए और जितना वो दे सकता है, यही दोनों को बैलेंसी कहते हैं। और दे कब सकता है और लेगा कब तक, ये चीज़ें भी हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि 4 तक अगर रहेगा तो वो कोशिश करेगा कि दे दो, क्योंकि ठीक है। और अगर 5 हो गया तो क्या करेगा? वो फिर लेना चाहेगा। उसी तरीके से ऑक्सीजन के L वाले सेल में देखिए दिखाया गया 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो भाई ये तो 4 से ज़्यादा है ना, तो ये सोचेगा कि 2 मुझे मिल जाए, तो इसकी वैलेंसी 8 - 6 = 2। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की चाहिए तो इसको 2 हो गया इसकी वैलेंसी ना। फ्लोरीन की देखिए 7, जो भी एग्जाम्पल हम लोग समझे थे, तो इसकी वैलेंसी 1 दिया गया है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक यहाँ पर देखते हैं हम लोग फास्फोरस का। फास्फोरस में देखिए इसके बाहरी सेल में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको फ्लोरीन जो फास्फोरस जो है ये 5 इलेक्ट्रॉन का त्याग भी कर सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन कोशिश भी करेगा कि मिल जाए। किसी एलिमेंट के साथ होता है। फास्फोरस जो है ये एक एक्सेप्शन के रूप में है। फास्फोरस कभी कभी किसी के साथ रिएक्शन करके पूरा इलेक्ट्रॉन दे देता है और कभी कभी 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है अपने साथ बॉन्ड बना के। तो ये हो गया, तो आई थिंक क्लियर हो गया। 4 से ज़्यादा अगर जो है, अगर इलेक्ट्रॉन किसी के सेल में है तो वो कोशिश करेगा कि मैं इसको छोड़ दूँ, त्याग कर दूँ इसका। ठीक है, और अगर 5 हो जाता है आपके फास्फोरस को छोड़ के, तो जितने हैं वो उसमें से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यानी 8 इलेक्ट्रॉन में से उस सेल के इलेक्ट्रॉन को घटाएंगे, तो जो आंसर आएगा वो आपका वैलेंसी हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए भी बताया गया कि जो अष्टक यानी 8 में से 7 इलेक्ट्रॉन घटा के हम, सॉरी फ्लोरीन क्या बता रहा है, तो इस तरह से फ्लोरीन की संयोजकता 1 मानी जाती है। और ऑक्सीजन का भी इसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो प्रत्येक जो एलिमेंट है ना, इसकी परमाणु एक निश्चित संयोजन शक्ति से होती है, तो इसी को क्या कहते हैं? बैलेंसी कहते हैं। तो पहले के 18 तत्वों की ये जो आपके सेल में बाहरी में रहते हैं, इनकी आपकी इलेक्ट्रॉन बैलेंसी दी गई है। और 4.1 के बाद जो अंतिम है वो सब आपको बाद में इसमें आगे दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए
परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। तो देखिए परमाणु संख्या क्या होती है। हम जानते हैं कि जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और जो नाभिक में प्रोटॉन पाए जाते हैं, ठीक है, और एक परमाणु में जितने उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या है वही उसको परमाणु संख्या बताती है, उसी को कहते हैं। क्लियर है? यानी व्हाट इज द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इन द एनी एटम्स। किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन हैं उसी को परमाणु संख्या कहेंगे। इसे जेड से डिनोट किया जाता है। किसी तत्व के जितने अणुओं की परमाणु संख्या है वो जेड यानी समान होती है। किसी तत्व के सभी अणुओं की जितनी पार्टिकल्स हैं उनकी परमाणु संख्या समान होती है, इक्वल होती है। रियल में जो एलिमेंट हैं उनके परमाणु में जो पाए जाते हैं प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जाता है। हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1 लिखते हैं क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक ही प्रोटॉन होता है। इसी प्रकार से कार्बन के लिए Z बराबर 6 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन में 6 पाए जाते हैं। तो इस तरह से परमाणु के नाभिक में जितने कुल प्रोटॉन पाए जाते हैं उसी को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। अब देखेंगे द्रव्यमान संख्या। किसी परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है। एक परमाणु के या अंदर जितने भी अपरमाणु कण पाए जाते हैं, अपरमाणु कौन कौन से थे? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हम लोगों ने देखा था ना। तो अपरमाणु कणों के अध्ययन के बाद हम लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भाई व्यवहारिक रूप में परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है? उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण होता है, ठीक है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन आप सोचेंगे इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने देखा था एकदम निगलेक्ट कर दिया जाता है, इसका वेट लिया ही नहीं जाता है, ठीक है, इसलिए। और प्रोटॉन 1000 गुना ज़्यादा होता है उससे भारी, इसलिए प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर ली गई है। तो किसी भी आपके परमाणु का जो वेट है वो क्या होगा? उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या को जोड़ेंगे तो जो आएगा वो उसका द्रव्यमान हो जाएगा। तो परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान उसके नाभिक में ही होता है, न्यूक्लियस में होता है। एग्जाम्पल के लिए कार्बन का वेट देखें हम लोग तो 12 म्यू है, क्योंकि इसमें जो है 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो 6U + 6U बराबर 12। इसी प्रकार एल्युमिनियम का द्रव्यमान कितना है? 27 है। इसमें 13 प्रोटॉन पाए जाते हैं और 14 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और 13 प्रोटॉन को क्या कहेंगे आप? परमाणु संख्या भी बोल सकते हैं, एटॉमिक नंबर भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो एक परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या है ना, उसके ऐड को ही क्या कहते हैं? उसके सम को ही द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। किसी परमाणु को जो है दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और अलग अलग जो एलिमेंट के सिंबल हैं उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पर जो आपके एलिमेंट का सिंबल हो गया, मान लीजिए सोडियम या फिर कार्बन लिख लीजिए, तो यहाँ पर C लिखिए। तो C क्या द्रव्यमान संख्या कितना होता है? हमने पता किया अभी 12 होता है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 12 यहाँ पर लिखा जाएगा और यहाँ पर परमाणु संख्या में क्या लिखेंगे? 6 प्रोटॉनों की संख्या। तो 12 C6 12 ऐसा हम लोग इसको कह सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन के यहाँ पर दिखाया गया है, नाइट्रोजन में आपके परमाणु संख्या क्या होता है? 7 और पूरा इसका वेट कितना होता है? 14। तो इस तरह से यानी कि प्रोटॉनों की संख्या 7 है और पूरा वेट 14 है। तो इसका हम लोग अगर निकालें कि इसमें जो है प्रोटॉन 7 है और तो न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन के लिए हम लोग क्या करेंगे? 14 - 7 यानी 7। इस तरह से इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। 4.6 में देखेंगे हम लोग समस्थानिक, ठीक है। समस्थानिक में देखिए क्या होता है। समस्थानिक मतलब स्थान इनकी, ठीक है। प्रकृति में कुछ तत्व जो है परमाणुओं की पहचान की गई है, बहुत ज़्यादा तो नहीं की गई, लेकिन जितने किए गए कुछ के प्रयोग अभी तो बहुत से ऐसे अननोन है। आप लोगों ने अभी पीरियड टेबल देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि बहुत सारे तो ऐसे अभी पता ही नहीं चला है। तो बहुत कुछ तत्वों के परमाणुओं की पहचान की गई है जिनकी परमाणु संख्या समान है लेकिन उनका वेट अलग अलग है। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन परमाणु को ले, इसके 3 परमाणुविक स्पेसीज पाए जाते हैं। जैसे प्रोटियम पाया जाता है जिसका 1H1 होता है, ड्यूटेरियम का 1H2 होता है या इसको D से डिनोट करते हैं, ट्राइटियम का 1H3 या फिर T से डिनोट करते हैं। प्रत्येक की परमाणु संख्या है यानी प्रोटॉनों की संख्या आप देख रहे हैं 1 1 1 समान है, लेकिन इनका वेट देखिए, पहले का 1 है, दूसरे का 2 है और तीसरे का 3 है। तो इस तरह के और भी एग्जाम्पल है, जैसे कार्बन C6 12 और C6 14 भी पाया जाता है, ठीक है। क्लोरीन का देख लीजिए, 17 क्लोरीन 35 भी पाया जाता है और 17 क्लोरीन 37 भी पाया जाता है। मतलब एक ही तत्व के 2 अलग अलग रूप पाए जाते हैं। इन एग्जाम्पल के आधार पर हम समस्थानिकों को इस प्रकार बता सकते हैं कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन उनका वेट अलग अलग हो, इस तरह के जो परमाणु होंगे या फिर जो एलिमेंट होंगे उनको समस्थानिक बोलेंगे, उनको समस्थानिक बोलेंगे। जैसे क्लोरीन का अगर हम लोग समस्थानिक की बात करें तो क्लोरीन के 2 समस्थानिक है, पहला क्या 17 क्लोरीन 35 और 17 क्लोरीन 37। उसी तरह हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? 3 समस्थानिक हैं, 3 तरह का पाया जाता है। एक
प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये याद रखेंगे हम लोग। तो बहुत से एलिमेंट में समस्थानिकों का मिश्रण भी होता है। किसी तत्व का जो प्रत्येक समस्थानिक या शुद्ध पदार्थ होता है, जो समस्थानिक होता है, वो उस तत्व का शुद्ध पदार्थ माना जाता है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण जो है वो समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। प्रकृति में बात करें, नेचर में क्लोरीन के 2 समस्थानिक रूप में पाया जाता है, जिसका एक का द्रव्यमान हम लोग 35 यूनिट पाते हैं और जो है दूसरे का 37 पाते हैं, जो कि 3:1 के अनुपात में पाए जाते हैं। तो अब क्वेश्चन ये बन जाता है कि भाई किस द्रव्यमान को क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान मानना चाहिए, किसको माने कि कौन सा क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होगा, कौन सा रियल वाला है। तो क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक वेट होगा ना, वो 35 × 75/100 प्लस 37 × 25/100। अब देखिए इसको ऐड करेंगे हम लोग इस तरह से, तो हमारा आता है 35.5 म्यू, यानी इसका जो औसत निकालना तो सबको पता है ना, एवरेज निकालना, दोनों को ऐड कर देंगे, है ना, उसके बाद डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाता है। किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान जो है वो उस तत्व में विद्यमान जितने सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, यानी कोई भी आपका नेचुरल एलिमेंट है, उसमें उसके एक परमाणु का जो वेट होगा ना, वो क्या होगा, उस तत्व में जितने भी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एटम्स हैं, उन सबका वेट जो है, उसका जो एवरेज है उसके बराबर होता है। अगर किसी एक तत्व का समस्थानिक नहीं है तो परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के ऐड के बराबर होगा। लेकिन अगर एक तत्व का समस्थानिक पाया जाता है तो उस तत्व के समस्थानिक का रूप हमें प्रतिशत रूप में निकालना होगा और एवरेज वेट का हम लोग कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर भी क्लोरीन का किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान एक भिन्नात्मक संख्या बात करें 35.5 म्यू है। इसका मतलब ये होगा ना कि अगर आप क्लोरीन की कुछ मात्रा लेते हैं तो इसमें क्लोरीन के समस्थानिक पाए जाएंगे और जिनका एवरेज वेट क्या होगा 35.5 म्यू हमें कैलकुलेशन में यूज करना होगा। कुछ समस्थानिकों के जो है कुछ प्रयोग हैं, जैसे कि देखिए कुछ समस्थानिक के अलग ही टाइप के प्रॉपर्टीज होते हैं जिनका उपयोग हम लोग बहुत से अलग अलग काम में करते हैं। उनमें से कुछ निम्न है। जैसे यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम का समस्थानिक का उपयोग एक एटॉमिक रिएक्टर में, परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में यूज होता है। सेकेंड, उसका जो दूसरा समस्थानिक है, जैसे कि कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग करते हैं। कोबाल्ट का जो समस्थानिक है उसका कैंसर के इलाज में हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद आयोडीन का समस्थानिक जो होता है वो घेंघा के इलाज में, जो गले में हो जाता है, वो उसके इलाज में हम लोग उसका यूज करते हैं। अब देखेंगे हम लोग संभारिक का मतलब ये हो गया ना, भार वाले, जिनकी भार विटामिन, जिनका वेट जो है सेम हो। तो जैसे 2 एलिमेंट की बात करें, बात करें 2 तत्वों की, जैसे कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है 20 और आर्गन का परमाणु संख्या है 18। इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। परमाणुओं में इनके जो है प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग है, ठीक है, लेकिन दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या कितनी है 40 है। यानी एक में परमाणु संख्या 18 है, किसकी, आर्गन की, लेकिन कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है। इनके प्रोटॉनों की संख्या यानी परमाणु संख्या अलग अलग है, लेकिन इनका एटॉमिक वेट दोनों का कितना होता है 40 होता है। तो तत्वों के इस तरह के जोड़े जो हैं, इनके जो पार्टिकल्स हैं, इनके कुल न्यूक्लियनों की जो संख्या है वो भी इसमें समान ही पाई जाती है। तो क्या निष्कर्ष निकला भाई कि अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्व हों जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, उन्हें समभारिक कहा जाता है। उनका भार जिनका समान होता है, भले उनका परमाणु संख्या अलग अलग हो, उसे समभारिक कहा जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आ जाता है कि HDT के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 परमाणुओं कणों का आप उसको लिखिए। तो देखिए इसमें हम लोग रिवाइज करते हैं कि हम लोगों ने क्या सीखा। चलिए फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। पहला हम लोगों ने सीखा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो खोज है ना, वो जे टॉमसन और गोल्डस्टीन ने की थी, ठीक है। जे टॉमसन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव स्फीयर में धंसे हुए होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, पॉजिटिव स्फीयर में धंसे होते हैं, मतलब तरबूज के बीज की तरह, ऐसा है जे टॉमसन जी ने बताया था। तीसरी बात हम लोगों ने देखा कि रदरफोर्ड जो है अल्फा कण थे, इनके प्रयोग से परमाणु का जो सेंटर होता है, न्यूक्लियस, उसकी खोज की, है ना। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने यह बताया कि परमाणु के अंदर बहुत छोटा सा सेंटर होता है, न्यूक्लियस होता है। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं। परमाणु की जो स्थिरता है यह सिद्धांत की परमाणु स्थिर है कि नहीं है, यह बात जो है इनके मॉडल रदरफोर्ड से व्याख्या नहीं की जा सकती, और यही इनका जो है थोड़ा कमी वाला हम लोगों ने देखा था कि इनके मॉडल में कमी रह जाती है। फिर नील बोर द्वारा जो परमाणु का मॉडल दिया गया वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। इन्होंने बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन सेंटर के न्यूक्लियस के चारों ओर एक निश्चित एनर्जी यानी फिक्स एनर्जी के साथ अलग अलग अपनी अपनी कक्षाओं में
पाए जाते हैं। अगर परमाणु की सबसे बाहरी कक्षाएं भर जाती हैं तो परमाणु स्थिर होगा और कम क्रियाशील होगा। जब हमारे पास सब भरा है तो हम क्या काम करेंगे, हमारे पास पैसा है, सब कुछ भरा है, क्यों काम करेंगे, है ना। उसी तरीके से समझिए, जब जिसका इलेक्ट्रॉन सब भरा है ना सेल, वो कम रिएक्शन करता है, उसको अक्रिय गैस या अक्रिय एलिमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट हम लोगों ने सीखा भाई कि जो जे चैडविक है, इन्होंने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति को खोजा और इस प्रकार से परमाणु के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल पाए गए जिनका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव चार्ज वाले होते हैं, प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, अनावेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो वेट है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान की बात करें तो 1/2000 टाइम्स होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से प्रत्येक का द्रव्यमान 1 यूनिट ही लिया जाता है। फिर हम लोगों ने सीखा कि परमाणु की जो सेल है वो KLMN उसको नाम दिया गया है। जो वैलेंसी वाली है, वैलेंसी है किसी एटम की, वही उसकी क्या है, संयोजन शक्ति है, वही उसके किसी के साथ रिएक्शन करने की पावर मानी जाती है, ठीक है। एक एलिमेंट की परमाणु संख्या जो होती है वो उसके सेंटर में पाई जाती है, यानी प्रोटॉनों की संख्या कहाँ पाई जाएगी, न्यूक्लियस में पाई जाएगी। तो यह जो है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, उसी को परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर भी हम लोग कहते हैं। परमाणु का जो द्रव्यमान है उसकी जो संख्या है वो उसके न्यूक्लियस में जितने भी न्यूक्लियानों की संख्या है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या है, उसके सम के बराबर होती है। समस्थानिक जो होते हैं ना, वो एक ही तत्व के हैं, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक वेट अलग अलग होती है, लेकिन उनमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, सेम होती है। उसी तरीके से समभारिक वे हैं जिनकी एटॉमिक नंबर जो है, जिनमें परमाणु, जिनका परमाणु क्रमांक जो है, या फिर ये कहिए कि जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग हो, वो समभारिक हो जाते हैं। तत्वों को उनके प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। तो ठीक है, ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।